हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दिवाकर वर्मा और आपका जीएस टेल्स में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा कारण बताना चाहूँगा। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, एक छोटी सी टेक्निकल इशू की वजह से। तो कंटेंट सारा वही है, इसी वीडियोज़ को मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला न्यूज़ आर्टिकल क्या है। ये है एड्सिंग सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ये भी द हिंदू में इस आर्टिकल आप देख सकते हैं, आया था। ये कल ही का आर्टिकल है। तो वैसे इसमें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं GS2 में एक टॉपिक है, UPSC GS2 में हेल्थ को लेके एंड सोशल सर्विसेज, सोशल सेक्टर को लेके। तो उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है और आप जो है उसके अंतर्गत इसको रिलेट कर सकते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि इसके बारे में कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है और गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान किया है। हाँ, बजट 2023, इसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अनाउंस किया 2047 तक सरकार सोच रही है सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरीके से ख़त्म करने की। पोलियो के बाद ये एक बड़ा इशू था इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं। 2047 तक इसको ख़त्म करने का पूरा प्लानिंग है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया है क्या, है ना, किस तरीके से इसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से आपको प्रभावित करता है और इसका इलाज है कितना है और सरकार क्या क्या करना चाह रही है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज़ एक्चुअली ब्लड डिजीज़, है ना, जिसमें कि आपके रेड ब्लड सेल्स की साइज जो है वो चेंज होने लगती है। और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये सिकल लाइक बन जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम सिकल सेल एनीमिया है। सिकल लाइक मतलब जैसे कि मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, पहले तो एकदम गोल मटोल सा क्यूट सा नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। लेकिन जब वही सिकल सेल एनीमिया हो जाता है किसी इंसान को, तो वो ये हंसी की तरह ऐसे अर्धचंद्राकार ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। तो यही है रेड ब्लड सेल्स की साइज़ में चेंज हो जाना। और जब ये रेड ब्लड सेल्स की साइज़ में चेंज होता है तो इससे समस्या क्या होती है, ये आपके ब्लड वेसल्स में जो रक्त ग्रंथियाँ हैं उसमें ब्लॉकेज का काम करने लगता है। और सीधी सी बात है, ब्लॉकेज का काम करने लगेगा। रक्त कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, आप सभी को पता ही है। दूसरी सबसे ख़ास बात जो है, जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, अर्थात पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, ठीक है। तो जिसमें कि बॉडी आपका ब्लड बनाना बंद कर देता है। और अब ऑब्वियस सी बात है, ब्लड बनाना बंद कर देगा तो उसकी वजह से कुछ अदर सीवियर डिफिशियंसीज ऑफ ब्लड होंगी बॉडी में, और उसके साथ कुछ और भी एडिशनल प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो जैसे आप ये देख ही चुके हैं इस आर्टिकल को। अब देखते हैं कि सिम्टम क्या क्या होते हैं। सिम्टम ऑफ सिकल सेल एनीमिया, जिस बच्चे को हो जाता है वो बचपन से ही, बर्थ से ही सफ़र करने लगता है। उसको तमाम तरीके की डिजीज़ होने लगती हैं, समस्याएं होने लगती हैं, जैसे कि बोन्स और मसल में पेन होना, स्प्लीन की साइज, स्प्लीन मीन्स प्लीहा या तिल्ली जिसे बोलते हैं, उसकी साइज में चेंज हो जाना। स्प्लीन के साइज में चेंज होने से क्या होता है, स्प्लीन जो है वो खुद एक ब्लड का पार्ट है, आपके पेट में पाया जाता है ना। ये सारे जो भी जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पेट में होता है स्प्लीन। और ये आपके ब्लड बनने के लिए, ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन होने के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि ये आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत बूस्ट करता है। अगर आपकी स्प्लीन हेल्दी साइज में है तो आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, और लेकिन चेंज हो जाता है, साइज बढ़ जाती है,
तो वही सिकल सेल एनीमिया का वो केस बन जाता है ना। बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगा, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस, जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी तो इन्फेक्शंस भी फ्रिक्वेंट होने लगेंगे, विजन प्रॉब्लम्स होंगी, देखने में समस्याएं रहेंगी, तो और फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम आप देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है, कितना पॉसिबल है ना। तो ब्लड टेस्ट के थ्रू इसको डायग्नोस किया जाता है। वैसे तो इसका कंप्लीट क्योर पॉसिबल फ़िलहाल नहीं है ना, लेकिन स्टेम सेल टेक्निक या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू इसको क्योर किया जा सकता है। हाउएवर फॉलिक एसिड टैबलेट्स एंड सम लिक्विड्स जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, इसकी सिम्टम्स को और इसके इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है या क्या क्या सोच रही है ना, कैसे एनीमिया को, सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का सोचा उन्होंने। तो बजट में तो आज अनाउंस किया गया है, इस साल अनाउंस किया गया है, लेकिन 2018 से ही एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी के थ्रू सरकार जो है सोच रही है इसको एलिमिनेट करने की, इरेडिकेट करने की। इस एनीमिया मुक्त भारत में क्या क्या था, पोषण अभियान इंक्लूड था, जिसमें कि टेस्टिंग एंड डिजिटल मेथड्स थे, पॉइंट ऑफ केयर था, है ना, प्रोवाइडिंग फोर्टिफाइड फूड मतलब उसमें अलग से न्यूट्रिशियस फूड होता है, फोर्टिफिकेशन करके बनाया जाता है, और बाकी अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू इसके बारे में जानकारी देना, ये सब इस तरीके से गवर्नमेंट ने सोचा है कि इसको इरेडिकेट करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओ, इनको मोस्ट प्रोबेबली सभी पहचानते होंगे, ये हैं रवि तेजा सर ना, साउथ की इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ तर्रार एक्टर माने जाते हैं। तो हमारी स्लाइड में क्या कर रहे हैं, हमारी स्लाइड में इनका काम ये है कि इनकी तेज़ तर्रार होने का कारण क्या है। मैंने थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया है, इनसे रिलेटेड एक न्यूज़ मिली, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिसम जो करते हैं, इतना ज़्यादा तेज़ तर्रार एक्टर होने का इनका मेन रीज़न है इनके सरनेम में छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं, तेलंगाना की तेजा चिल्ली, हॉट प्रॉपर्टी इन मेनी नेशंस, ठीक है। तो लेकिन उससे उसका क्या संबंध हुआ, तो संबंध बस इतना ही है कि वो भी तेजा है और ये भी तेजा चिल्ली है, तेजा मिर्ची है, और दोनों ही तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि यही कारण रहा हो, वो काफ़ी तेज़ तर्रार एक्टर हैं। इसमें याद करने वाली बात बस इतनी थी कि ये तेलंगाना से तेजा चिल्ली है ना, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है आजकल इंटरनेशनल मार्केट में। अब ऐसी बात है, बहुत ही तेज़ है ये मिर्ची। हाँ, ये देखिए जो कि आपने थंबनेल्स में देखा ही होगा, ये हैं बाहुबली एंड देवसेना। इसमें भी मैं तेजा का ही एक छोटा सा राज बताना चाहूँगा। जब बाहुबली देवसेना को आर्चरी सिखा रहे होते हैं कि एक साथ 3 तीर कैसे छोड़े, तो उसमें वो एक मंत्र पढ़ते हैं, मणिबंधम बहिर्मुखम, है ना, लेकिन तीर तब तक नहीं छूटता, लेकिन जैसे ही वो तेजा बोलते हैं, मणिबंधम बहिर्मुखम तेजा, 3 तीर एक साथ ले जा और देवसेना को मुझे दे जा, जो सपाट। तो ये उनकी आर्चरी का राज नहीं था, हालांकि मैंने ऐसे फनी वे में इंक्लूड करने की कोशिश किया। अब रवि तेजा सर सोच रहे हैं कि भाई तेजा तो मेरा नाम है, तेज तो सारा मेरे अंदर है, फिर बाहुबली सर ने देवसेना को लेने के लिए मुझे क्यों नहीं भेजा होगा। फिलहाल वो बाहुबली सर ही जाने। हम लोग अपना अगली स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल में। ये है पेंगोलिन्स के बारे में, है ना। पोचिंग इनकी बढ़ गई है 2018 से 22 के बीच में। मोर देन 1000 पेंगोलिन्स वर पोस्ट एंड ट्रैफिक्ड इन इंडिया, ओनली इन इंडिया। ये ट्रैफिक एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले दशक में 1 मिलियन से ज़्यादा अर्थात 10 लाख से ज़्यादा पेंगोलिन्स की पोचिंग हुई है, ट्रैफिकिंग हुई है। पोचिंग मीन्स कि अवैध शिकार, राइट, अवैध तरीके से इनको मारा जाना, पकड़ा जाना और इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाना।
इंटरनेशनल मार्केट में इनको बेचा क्यों जाता है, तो उसका रीज़न ये है कि लोग इनके मीट का सेवन काफ़ी ज़्यादा करते हैं। दूसरी चीज़ ये चाइनीज़ लोग जो हैं इसको मेडिसिन के रूप में भी देखते हैं, इनके अंग को और या इनके जो चमड़े हैं, तो उन सब चीज़ों को मेडिसिन, उससे मेडिसिन्स भी बनाते हैं। हालांकि उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं मिला कि ये इफ़ेक्टिव है इससे बनी हुई मेडिसिन या नहीं। लेकिन चाइनीज़ तो चाइनीज़ हैं, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी बना लेंगे। जब जो खाने से जो बच जाएगा उसको मेडिसिन के रूप में यूज करने लग जाते हैं। अब उससे चाहे कोरोना हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये आपकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है। पिछले साल 2021 में से एक क्वेश्चन भी आया था, और मेंस में भी ये GS3 का पार्ट है, जिसमें इन्वायरमेंट हो गया, आपका इकोलॉजी हो गया, उसमें पूछा जा सकता है। और कि पेंगोलिन्स के ट्रैफिकिंग एंड पोचिंग का कारण क्या है, किस तरीके इनका करंट स्टेटस है ना। प्रीलिम्स में भी इसका स्टेटस पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इस आर्टिकल को उठाया है। देखते हैं कि थोड़ी और जानकारी पेंगोलिन्स के बारे में आपको क्या क्या दी जा सकती है। जो इनका स्केल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो इनका ऊपर का चमड़ा होता है वो केराटिन का बना होता है। केराटिन वही चीज़ है जिससे हमारे बाल, हमारे नाखून बने होते हैं, तो वही ऊपरी जो परत है इनकी, वो उसी से बनी होती है ना। ये ब्लैक मार्केट में इनकी बहुत सी ज़्यादा डिमांड है, मीट और मेडिसिन के लिए, उन्होंने बता ही दिया है ना। और सॉलिटरी होते हैं, और रात्रिचर होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। एंड ये पेड़ पे चढ़ भी सकते हैं, ठीक है, पेड़ पे चढ़ सकते हैं। अभी इस बार छिपकली की तरह दिख रहे हैं। और गहरे गहरे ज़मीन पे गहरे गड्ढे गड्ढे खोद सकते हैं, बिल खोद सकते हैं। उसका उनको ज़रूरत क्या पड़ती है, उस दो चीज़ है, अपने शेल्टर के लिए तो खोजते ही हैं, और दूसरी चीज़ है ये इनका जो मुख्य भोजन है वो दीमक है, टर्माइट्स एंड चींटियाँ। तो उनको खाने के लिए भी खोदते हैं, और अपने रहने के लिए, अपने शेल्टर के लिए भी खोदते हैं। और अच्छे स्विमर भी होते हैं, पानी में तैर भी सकते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के पूँछ पे, अपनी माँ के टेल पे बैठ के ही शुरुआती ज़िंदगी बिताते हैं। अपने डिफेंस के लिए ये अपने आप को गोल मटोल घुमा लेता है, बॉल में रोल कर लेता है ना। क्योंकि बाहरी आवरण जो है इनका, बाहरी परत वो काफ़ी टाइट है, सख्त है, और जो है वो सुरक्षा कर लेता है इनका। लेकिन इंटरनल पार्ट जो है, अंदर से पेट वाला पार्ट जो है वो सॉफ्ट होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को गोल मटोल कर लेते हैं, जिससे कि कोई उनको अटैक करे तो उनको हार्म ना पहुंचा पाए, है ना। सीधे साधे जानवर होते हैं, लेकिन इलीगल मीट और मेडिसिन के चक्कर में बेचारे गलत पोचिंग हो रही है इनकी। डाइट मैंने बता ही दिया, आंट एंड टर्माइट्स होते हैं। अब इनका वो दे सकते हैं IUCN स्टेटस, है ना। तो ये एक्चुअली होते हैं 8 प्रकार के, 8 तरीके के होते हैं, लेकिन 4 तो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, और 4 एशिया में। जो अफ्रीका वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, अफ्रीकन वाइन बेलीड, लॉन्ग बेलीड, ये सब करके ये वल्नरेबल हैं। लेकिन जो एशिया में है, एशिया में उसमें से चाइनीज़ और मलयन माने मलेशिया में जो पाए जाते हैं, वो सुंडा आइलैंड में भी पाए जाते हैं। सुंडा पेंगोलिन उनको बोलते हैं। तो वो जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बाकी इंडिया वाले तो इंडेंजर्ड है ना। तो इस तरीके से इनका IUCN स्टेटस जो है आप याद कर सकते हैं, फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इंडेंजर्ड चाइनीज़ वाले हैं इसलिए क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा वो लोग मीट खाते हैं, और जो मीट से बच गया उसको मेडिसिन भी बनाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ इनका बच पाना, टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। हम आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन कौन सा आया था। ये देखिए, ये 2021 का क्वेश्चन है UPSC का। हेजहॉग, मॉर्मॉट, पेंगोलिन। तो पूछा गया कि इसमें से कौन कौन अपने आप को डिफेंस करने के लिए रोल कर लेता है, राइट। तो आंसर आप देख ही रहे हैं इसका। अब ये देखिए, बेचारे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, हमें भी रहने दीजिए धरती पे, भगवान के लिए हमें भी रहने दीजिए। लेकिन इंसान तो इंसान है, मौका बनेगा तो पड़ोसी का गला काटने से कोई नहीं चूक रहा है, और खाने पीने के लिए, अपनी दवाओं के लिए
जैसे सीधे साधे जानवरों का शिकार करने से कहाँ चूक रहे हैं। हालांकि ज़रूरत ज़रूर है कि हमें थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए अदर बायोडाइवर्सिटी के लिए भी, कि सीधी सी बात है इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, है ना। तो हमारा अस्तित्व तभी है जब बाकी सबका अस्तित्व हो। सारे जीव जंतुओं को हमें सेफ रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़, एक छोटा सा कंट्रोवर्सी हुआ लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में पूछा ही जाता है, ये प्रीलिम्स में भी हो सकता है और आपके GS1 में भी, है ना, GS1 का भी पार्ट है। लावनी महाराष्ट्र का एक बहुत ही ट्रेडिशनल फोक डांस है, लोक नृत्य है, जो कि कंट्रोवर्सी में आया है। कंट्रोवर्सी के कारण क्या है कि ये जैसे बहुत ही सोबर और खूबसूरत डांस है और ट्रेडिशनल टाइप का है ना। लेकिन अभी एक कोई डांसर हैं गौतमी पाटिल करके, वो इसको थोड़ा वल्गर तरीके से प्रेजेंट कर रही थी, जिसकी वजह से इस पर कंट्रोवर्सी हुई। फ़िलहाल हम देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है इसके बारे में, राइट। आप देखिए, लावनी डांस है, ये फोक डांस महाराष्ट्र का, कितना खूबसूरत सा डांस है। इसके लिए इस तरीके से टिपिकल महाराष्ट्रियन ड्रेसिंग करते हैं लोग और फिर सीखते हैं, उसके बाद ही इसको परफॉर्म करते हैं। दूसरी चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा है तमाशा। तमाशा करके एक डांस है, वो भी महाराष्ट्र का ही है, वो भी एक फोक डांस है, तो उसको भी आप याद रखें। तमाशा और लावनी ना, दोनों महाराष्ट्र से हैं, दोनों ही लगभग ऐसे ही परफॉर्म किए जाते हैं। अब ये है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा इससे मिलता जुलता था, मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया है ताकि हम साथ ही साथ अपने क्लासिकल डांस जो कि अक्सर हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको भी याद रख सकें। एक साथ लाने का कारण ये भी रहा है कि अगर आप एक साथ सारी चीज़ें याद करते हैं तो वो याद नहीं हो पाता है ना, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है या इधर का उधर हो जाता है। तो ऐसे छोटा छोटा करके अगर हम बीच में देखते रहेंगे एक एक झलक, तो बेवजह और बिना एफर्ट के ही याद होता रहेगा। आप देख सकते हैं भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम जैसे कि पता ही है तमिलनाडु से है, कथकली केरला से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, ओडिसी उड़ीसा तो पता ही चल रहा है, और मणिपुरी मणिपुर से पता चल रहा है ना। ये मोहिनी अट्टम केरला, कथक उत्तर प्रदेश से है एंड सत्रिया जो है असम है। इसमें एक चीज़ थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकती है कथकली और कथक में, तो मैं जब इसको रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि कली कली एक शब्द है जिसमें मतलब केरला के आर्ट फॉर्म्स में, ज़्यादातर आर्ट फॉर्म्स में उनके डांस हो गया या मंदिर हो गए ना, तो उनके आर्ट एंड कल्चर में कली अक्सर यूज होता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये भूले नहीं, कली जिसमें है कथक, तो दोनों में है कथक और कथकली केरला से है क्योंकि इसमें कली है। कली तमाम और भी आर्ट फॉर्म्स में केरला में यूज होता है, राइट। और कथक सिर्फ कथक है जो उत्तर प्रदेश का पार्ट है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये है नीदरलैंड्स में अभी एक सम्मेलन हुआ था रीम करके, रिस्पॉन्सिबल एआई इन द मिलिट्री डोमेन समिट, है ना। इसको साउथ कोरिया ने को होस्ट भी किया था, द हेग में ये हुआ था। ये इसलिए हुआ था कि मिलिट्री डोमेन में जैसे एआई का भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलन शुरू हो रहा है। अभी आया चैट जीपीटी करके एक एआई का नया ही प्लेटफॉर्म आ गया है, वो अलग ही लेवल का रिवोल्यूशन लाने वाला है ना। तो चर्चा इस पे हुई थी कि भाई डिफेंस सेक्टर में थोड़ा कंट्रोल्ड वे में कैसे एआई को यूज किया जा सके, इसके बारे में बस इतना ही है। ये वन लाइनर है, मोस्ट प्रोबेबली वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरी चीज़ है यूपीएससी के लिए इसमें एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तब तो प्रीलिम्स में इसको ट्रिक कर सकते हैं, आपको ट्रिक फंसा सकते हैं कि इंडिया भी इसका पार्ट था। और वैसे तो जानने में लगेगा हाँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव था तो इंडिया पार्ट रहा होगा। अराउंड 80 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं था, राइट।
और हाँ, 20 तारीख को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है। ये एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि अच्छी है, याद की जा सकती है और पूछी भी जा सकती है। सोशल जस्टिस का कल एक इशू हमने उठाया था, वो है जो कि कस्टडियल डेथ्स वाला, है ना। तो उस तरीके से अब आगे हैं वन लाइनर्स, कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर्स में भी आप देख सकते हैं पॉइंट्स हैं। इंडिया रैंक्ड 47th इन द इन्वेस्टर्स ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स रिलीज्ड बाय OECD। OECD एक संस्था है जो इंटरनेशनल संस्था है, उसने इन्वेस्टर्स ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स रिलीज़ किया है। 47th रैंक इंडिया के है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। OECD ने रिलीज़ किया है, ये प्रीलिम्स के लिए, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट्स, राइट। एंड फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट, ये मई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडिया के टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा। इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कई एग्जाम से इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि एक तो फर्स्ट है और दूसरा ग्लोबल है। इंडिया जनरली ग्लोबल नहीं ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन इस बार ये ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट, टूरिज्म से है, टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करेगी, ये तो पता चल जाएगा, लेकिन पहला है और ग्लोबल है। बिलीव करना थोड़ा मतलब सरप्राइजिंग रहेगा, लेकिन याद कर लीजिए कि ये टूरिज्म मिनिस्ट्री मई में इंडिया में ही ऑर्गेनाइज कराएगी, राइट। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कंक्लूडेड इन कोलकाता। सी फूड से आपको पता है कोलकाता के लोगों का एक मुख्य भोजन है ना, चावल मछली ये सब चीज़ें, तो थोड़ा वहाँ से याद किया जा सकता है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कोलकाता में संपन्न हुआ। इंडिया और फिजी ने एमओयू साइन किया है वीज़ा एग्जम्पशंस के लिए फॉर देयर डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल। तो जो डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर रहेंगे उनको वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा इंडिया और फिजी में मूवमेंट करने के लिए, आने जाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो ये था 20 फरवरी का न्यूज़ एनालिसिस और कुछ छोटे मोटे पॉइंटर्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आप बताइए कि कैसा लगा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं, और कौन कौन और से टॉपिक्स पे आप जो है एक्सपेक्ट करते हैं वीडियो। जैसे मैंने कोशिश किया कि इंपॉर्टेंट जितने भी रहे हों कल के, उन सारी न्यूज़ को उठा के लाऊं और आपको सीधा सीधा छोटे छोटे तरीके से परोस दिया जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।